हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास दत्ता का 21वां भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और अगर आपने पिछले भाग अभी तक नहीं सुने हैं तो पहले उन्हें अवश्य सुन लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। भीषण संशय की आग के घेरे में विजया का मन कितना दुखी और बेचैन हो उठा था, वह तब तक ठीक तरह से नहीं समझ सकी जब तक कि उसने अपने आप को निश्चित रूप से समर्पित नहीं कर दिया। आज सवेरे नींद खुलते ही लगा, आज उसका मन शांत है। बाहर देखने पर उसे ख्याल आया कि आकाश सावन के सवेरे के समान धूसर मेघों के भार से पृथ्वी के ऊपर घुटनों के बल पड़ा है। ऐसे समय में बिस्तर छोड़ना ना छोड़ना उसे एक जैसा लगा। आज वह यह सोच ही नहीं सकी कि और दिनों सुबह नींद खुलने में थोड़ी सी देर होने पर भी मन लज्जित व्यथित क्यों हो उठता था। क्यों लगता था कि बहुत समय बर्बाद हो गया। उसे ऐसा कौन सा काम है जो एक दो घंटे बिस्तर पर पड़े रहने से नहीं चलेगा। घर में दास दासी भरे पड़े हैं, बड़ी भारी जमींदारी सुचारू रूप से चल रही है। उसका सारा भविष्य, सारा जीवन अगर ऐसे ही आराम और शांति से बीत जाए तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। उसने खिड़की के बाहर नजरें पसार कर देखा। वृक्ष लताओं का हरा रंग बदलकर आज न जाने कैसा हो गया है। पत्ते तक अडिग और गंभीर हो उठे हैं। अब विश्व ब्रह्मांड में कलह विवाद, तर्क वितर्क, अशांति उपद्रव कहीं कुछ नहीं रह गया है। एक ही रात में वह ऋषियों का तपोवन बन गया है। अंतर में भरी अपार वेदना की शांति में विजया भय से ग्रस्त व्यक्ति की तरह शायद और भी बहुत देर तक बिस्तर पर पड़ी रहती, लेकिन परेश की मां ने आकर शांति भंग कर दी। जो व्यक्ति बहुत सवेरे उठ बैठता है वह इतनी देर तक क्यों नहीं उठा, यह जानने के लिए उसने आशंकित मन से बार बार पुकारा और कमरे के किवाड़ खुलवा लिए तब छोड़ा। हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर विजया नीचे उतर रही थी कि उसने सुना रास बिहारी मजदूरों के काम की देखभाल कर रहे हैं। केवल 2 दिन और शेष हैं। इतने थोड़े से दिनों में सारे घर को लीप पोत कर बिल्कुल नया कर देना होगा। विजया ने कुछ देर पहले ही सोचा था कि पिछली रात को जो जटिल समस्या समाप्त हो गई है उसका अंत हो गया है। अब किसी भी कारण से और किसी के भी द्वारा उसके विपरीत नहीं हो सकता। इसलिए उसके न्याय अन्याय और भले बुरे को लेकर अब कोई तर्क वितर्क नहीं करेगा। मंगलमय की इच्छा से यह सब मंगल के लिए ही हुआ है, लेकिन सहसा उसने देखा कि यह संभव नहीं है। रास बिहारी नीचे हैं, उतरते ही भेंट हो जाएगी। मन न जाने कैसा हो उठा, सीढ़ी से ही लौट आई। बरामदे में टहलते रहने पर भी जब समय नहीं कटा तो अपने बचपन के साथी याद आ गए। बहुत दिनों से किसी से भेंट नहीं हुई थी। चिट्ठी पत्री भी बंद है। वह पढ़ने के कमरे में आकर चिट्ठियां लिखने बैठ गई। मन में न जाने कितनी पीड़ा इकट्ठी हो गई थी। चिट्ठियों के द्वारा उससे मुक्ति पाने का यत्न करने लगी। कितना समय बीत गया, कितने आंसू बह गए, इसका ध्यान ही नहीं रहा। परेश की मां ने कहा, 1 बज गया दीदी, खाना नहीं खाओगी? घड़ी की ओर देखकर फिर लिखने में मन लगाने जा ही रही थी कि परेश की मां लजीले स्वर में बोल उठी, अरे भैया, डॉक्टर बाबू आ रहे हैं, और जल्दी से खिसक गई। विजया ने चौंक कर मुड़कर देखा। बरामदे के ठीक सामने परेश के पीछे नरेंद्र आ रहा है। इससे पहले भी कई बार वह ऊपर आया है,
लेकिन अपनी इच्छा से बिना सूचना दिए ऊपर आ सकता है, विजया कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसका मुंह सूखा हुआ था, बाल रूखे और अस्त व्यस्त थे। कमरे में पांव रखते ही बोल उठा, कहिए तो, उस दिन आपने मुझे पहचानना क्यों नहीं चाहा? और एक कुर्सी लेकर बैठ गया। उसकी आवाज से सारी देह वेदना से बोझिल हो उठी। व्याकुल होकर उसने उठकर पूछा, आपको क्या हुआ नरेंद्र बाबू? तबीयत तो कुछ खराब नहीं हो गई? नरेंद्र ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, तबीयत अब ठीक है। मामूली सा बुखार आ गया था, लेकिन उसने इतना कमजोर कर दिया कि आ ही नहीं सका। लेकिन उस दिन मैंने क्या अपराध किया था सो तो बताइए। परेश खड़ा था। विजया ने कहा, परेश, अपनी माँ से कहे जल्दी से कुछ जलपान दे जाए। फिर नरेंद्र से बोली, लगता है सवेरे से आज कुछ खाया नहीं है। नरेंद्र बोला, लेकिन मैं उसके लिए परेशान नहीं हूँ। विजया बोली, लेकिन मैं तो परेशान हूँ। कहकर विजया परेश के पीछे पीछे बाहर चली गई। कुछ देर बाद ही जलपान के थाल पर एक कटोरा गर्म दूध लिए आ गई और थाल चुपचाप अतिथि के सामने रख दिया। नरेंद्र ने खाते हुए हंसकर कहा, आप बहुत ही अद्भुत हैं। दूसरे के मकान में पहचानना भी नहीं चाहती और अपने मकान में इतना अधिक पहचानती हैं कि आश्चर्य होता है। उस दिन की घटना से मैंने सोचा कि सूचना देने पर शायद आप मिलना भी चाहेंगी, इसलिए सूचना दिए बिना ही परेश के साथ आकर आपको पकड़ लिया। विजया चुप रही। पल भर चुप रहकर नरेंद्र कहने लगा, मामूली सा बुखार था, लेकिन उसने इतना निर्जीव कर डाला कि आश्चर्य में पड़ गया हूँ। आप लोगों से फिर शीघ्र भेंट होने की संभावना होती तो शायद आज भी ना आता। इस रास्ते से आने में मुझे सचमुच ही बहुत कष्ट होता है। विजया पूर्ववत चुप बैठी रही। शायद वह इस बात को ठीक ढंग से समझ नहीं पाई। नरेंद्र ने दूध का कटोरा खाली करके रखते हुए कहा, आपने शायद सुना नहीं, मैंने यहाँ की नौकरी छोड़ दी है। आज इतनी जल्दी आने में यह भी एक बड़ा कारण है। फिर जेब से लाल रंग की एक चिट्ठी निकालकर बोला, आपके विवाह का निमंत्रण मुझे मिल गया है, लेकिन विवाह देखकर जाने का सौभाग्य मुझे नहीं मिलेगा। उसी दिन सुबह हमारा जहाज कराची से चल पड़ेगा। विजया डरकर बोली, कराची से? आप कहाँ जा रहे हैं? नरेंद्र ने कहा, साउथ अफ्रीका। पंजाब की ओर भी एक नौकरी मिल रही है, लेकिन जब नौकरी ही करनी है तब बड़ी देखकर ही करना ठीक समझा। मेरे लिए जैसा पंजाब वैसा ही केप कॉलोनी। क्या कहती हैं? अब शायद हम लोगों की भेंट ना होगी। अंतिम बातें शायद विजया के कानों में नहीं पड़ी। बहुत ही बेचैन होकर उसने पूछा, क्या नलिनी राजी हो गई? मैं नहीं समझ सकती कि अगर हो भी गई तो आप इतनी जल्दी कैसे जा सकेंगे? क्या उनसे आपने सब कुछ खोलकर कह दिया है? इतनी दूर जाने की उन्होंने सहमति कैसे दे दी? नरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, ठहरिए ठहरिए, अभी तक किसी से सारी बातें तो अवश्य नहीं कही है, लेकिन बात समाप्त हो जाने देने का धैर्य विजया में नहीं रहा। बीच में ही आग बबूला होकर बोल उठी, यह किसी तरह नहीं हो सकता। आप लोग क्या हम लोगों को संदूक बिछौने के समान समझते हैं कि हमारी इच्छा हो या ना हो, रस्सी से बांधकर गाड़ी में डाल देते ही हमें जाना ही होगा? यह किसी भी तरह नहीं होगा। उनकी असहमति से किसी प्रकार भी उन्हें इतनी दूर नहीं ले जा सकेंगे। नरेंद्र का चेहरा फीका पड़ गया। बेचैन सा कुछ पल चुप रहकर बोला, आखिर मामला क्या है, जरा समझाकर तो बताइए। यहाँ आने से पहले दयाल बाबू से भेंट हुई थी। वह भी सुनकर चौंक उठे थे और उन्होंने भी इसी प्रकार की कोई आपत्ति उठाई जिसे मैं समझ नहीं पाया। इतने लोगों के बीच नलिनी की ही हाँ ना पर मेरा जाना ना जाना कैसे निर्भर करता है और बाधा क्यों डालेगी?
मेरे लिए यह सब एक पहेली सी बन गई है। बात क्या है? मुझे खोलकर तो बताइए। विजया ने टकटकी बांधकर पल भर नरेंद्र की ओर देखने के बाद धीरे से कहा, उनके साथ क्या आपने विवाह का प्रस्ताव नहीं किया है? नरेंद्र एकदम जैसे आकाश से गिर पड़ा। उसने कहा, नहीं, किसी दिन नहीं। सहसा रक्त की आभा से विजया का सारा चेहरा रक्त भाव हो उठा, लेकिन जल्दी से अपने आप को संभाल कर बोली, नहीं किया, लेकिन करना क्या उचित नहीं था? आपकी भावनाएं तो किसी से छिपी नहीं हैं। नरेंद्र पल भर आश्चर्यचकित बैठा रहा, फिर बोला, मैं सोच रहा हूं कि यह अनिष्ट किसके द्वारा हुआ। उनके अपने द्वारा तो नहीं हुआ, क्योंकि वह पहले से ही जानती थी कि यह असंभव है। लेकिन विजया ने पूछा, असंभव क्यों है? नरेंद्र बोला, सो रहने दीजिए, लेकिन एक कारण तो यह है कि मैं हिंदू हूँ और वह ब्रह्म। इसके अतिरिक्त हम लोगों की जाति भी एक नहीं है। विजया ने उदास होकर पूछा, क्या आप जाति मानते हैं? नरेंद्र ने कहा, मानता क्यों नहीं? हिंदू समाज में जाति भेद है। एक जाति वाले के साथ दूसरी जाति वाले का विवाह नहीं होता। यह क्या आप भी नहीं मानती? विजया बोली, मानती हूँ, लेकिन अच्छा समझकर नहीं मानती। आप पढ़े लिखे होकर इसे अच्छा कैसे मानते हैं? नरेंद्र हंसकर बोला, डॉक्टरों की बुद्धि कुछ मटमैली सी होती है, विशेष रूप से मेरे जैसे लोगों की, जो माइक्रोस्कोप के द्वारा जीवाणुओं जैसी तुच्छ वस्तु लेकर ही समय बिताते हैं। इसलिए इस मामले में मुझे ना हो तो क्षमा ही क्यों ना कर दिया जाए। विजया ने समझा नरेंद्र ने जाति भेद के भले बुरे का प्रश्न चतुराई से टाल दिया है। रूखे मुंह से बोली, अच्छा, दूसरी जाति की बात जाने दीजिए, लेकिन जहाँ जाति एक है, वहाँ भी क्या केवल एक अलग धर्म मत के कारण आप विवाह को असंभव कहना चाहते हैं? आप काहे के हिंदू हैं? आप तो बहिष्कृत हैं। क्या आप समझते हैं कि आपके लिए भी कोई ब्रह्म कुमारी विवाह योग्य नहीं है? इतना अहंकार आपको क्यों है? और अगर आपका सच्चा मत है तो यह बात आपने पहले ही क्यों नहीं कह दी? बोलते बोलते उसकी आंखें छलक उठी। आंसू छिपाने के लिए उसने तुरंत मुंह फिरा लिया, लेकिन नरेंद्र की नजरों को धोखा ना दे सकी। आश्चर्य में पड़कर उसने पूछा, लेकिन आप जो कह रही हैं वह तो मेरा मत नहीं है। विजया मुंह फिराए बिना रुंधे गले से बोली, निश्चय ही यही आपका सच्चा मत है। नरेंद्र ने कहा, नहीं, यदि आप मेरी परीक्षा लेती तो जान जाती कि यह मेरा सच्चा है क्यों झूठा मत भी नहीं है। उसके सिवा नलिनी की बात लेकर आप बेकार की दुखी हो रही हैं। मैं जानता हूँ कि उनका मन कहाँ बंधा है, और वह यह भी जानती हैं कि मैं पृथ्वी के दूसरे छोर पर क्यों भाग रहा हूँ। इसलिए मेरे जाने का प्रश्न लेकर आप व्यर्थ दुखी ना हो। विजया ने बिजली की तेजी से फिरकर कहा, क्या आप समझते हैं कि उनका मत होने से ही आप जहां चाहे जा सकते हैं? नरेंद्र के हृदय में ये बातें बिजली की रेखा के समान कांप उठी, लेकिन तभी उसकी नजर टेबल पर पड़े निमंत्रण पत्र पर जा पड़ी। एक पल चुप बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, यह ठीक है कि मैं आपकी सहमति ना होने पर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप तो मेरी सभी बातें जानती हैं। मेरे जीवन की साध भी छिपी नहीं है। विदेश में यह साध शायद कभी पूरी हो जाए, लेकिन इस देश में इतने बड़े निकम्मे दीन दरिद्र के रहने से कोई लाभ हानि नहीं होगी। मेरे जाने में बाधा मत डालिए। विजया बुझे मन से पल भर रहकर धीरे से बोली, आप दीन दरिद्र नहीं हैं। आपके पास सब कुछ है। इच्छा करते ही जाने सब वापस ले सकते हैं। नरेंद्र बोला, इच्छा करते ही तो नहीं ले सकता, लेकिन यह मुझे याद है और हमेशा याद रहेगा कि आपने वह देना चाहा था। लेकिन देखिए, लेने का भी अधिकार होना चाहिए। वह अधिकार
मुझे नहीं है। विजया ने उत्तर दिया, अधिकार क्यों नहीं है? संपत्ति मेरी नहीं, पिताजी की है। नहीं तो उस दिन उस पर दावा करने की बात आप मजाक में भी मुंह पर ना ला पाते। अगर आपकी जगह मैं होती तो यहीं ना रुक जाती। वह जो कुछ भी दे गए हैं उस सब पर जबरदस्ती दखल कर लेती, तिल भर भी ना छोड़ती। नरेंद्र ने कुछ नहीं कहा। विजया चुपचाप आंखें झुकाए बैठी रही। लगभग 2 मिनट बीत गए। अचानक एक गहरी लंबी सांस की आवाज से चौंक कर विजया ने मुंह उठाते ही देखा, नरेंद्र का चेहरा न जाने कैसा हो गया है। विजया से आंखें मिलते ही एकदम बोल उठा, नलिनी ने ठीक ही समझा था विजया, लेकिन मैंने ही विश्वास नहीं किया था। मेरे समान इतने निकम्मे आदमी की भी किसी को कोई आवश्यकता हो सकती है, इसे मैंने असंभव समझा था और हंसकर उड़ा दिया था। लेकिन अगर सचमुच ही यह असंगत विचार तुम्हारे मन में आया था, तो तुमने आदेश क्यों नहीं दिया? मेरे लिए तो इसका सपना देखना भी पागलपन था विजया। आज इतने दिनों के बाद उसके मुंह से अपना नाम सुनकर विजया सिर से पांव तक सिहर उठी। मुंह पर जोर से आंचल दबाकर मचलती रुलाई को रोकने लगी। नरेंद्र ने पैरों की आहट सुनकर पीछे की ओर मुंह फेरते ही देखा, दयाल कमरे में आ रहे हैं। दयाल ने दरवाजे पर खड़े होकर पल भर चुपचाप दोनों की ओर देखा, फिर धीरे धीरे विजया के पास आकर उसके सोफे के एक किनारे बैठ गए और माथे पर दाहिना हाथ धरकर मधुर स्वर में बोले, माँ। विजया को उनके आने का पता चल गया था। वह रुलाई को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके करुण स्वर में माँ कहकर संबोधित करने का फल बिल्कुल उल्टा हुआ। क्या पता अपने मृत पिता की याद आ जाने के कारण उसका धीरज समाप्त हो गया। वह दूसरे ही पल वृद्ध की दोनों जांघों पर औंधी होकर गिर पड़ी और उनकी गोद में मुंह छिपाकर रो पड़ी। दयाल की आंखों से आंसू झर पड़े। इस संसार में एकमात्र वह ही थे जो इस वेदनापूर्ण रुदन का इतिहास आदि से अंत तक जानते थे। विजया के सिर पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए कहने लगे, केवल मेरी ही गलती से इतना भारी अन्याय हुआ है माँ। केवल मैंने ही यह दुर्घटना घटाई। नलिनी के साथ अभी मेरी यही बात हो रही थी। वह सब कुछ जानती है, लेकिन कौन जानता था कि नरेंद्र मन ही मन केवल तुम्हें ही। लेकिन मैं निर्बोध सब कुछ गलत समझकर और तुम्हें उल्टी खबर देकर इस दुख को घर बुला गया। अब शायद इसका और कोई प्रतिकार। दीवार की घड़ी में 3 बज गए। तीनों आदमी स्तब्ध बैठे रहे। उनकी गोद में पड़ी विजया का दुख का वेग धीरे धीरे शांत होता जा रहा था। दयाल धीरे धीरे पीठ पर थपकी देते हुए बोले, क्या इसका अब कोई उपाय नहीं हो सकता बेटी? विजया रूंधे गले से बोली, नहीं नहीं, मृत्यु के अतिरिक्त मेरे लिए अब कोई रास्ता नहीं है। दयाल ने कहा, लेकिन विजया ने जोर जोर से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, अब इसमें लेकिन के लिए कोई स्थान नहीं है। मैंने वचन दिया है, अब मैं उसे नहीं तोड़ सकती दयाल बाबू, मेरे बिना। बोलते बोलते फिर उसका गला रुंध गया। दयाल के गले से भी कोई बात नहीं निकल सकी। चुपचाप धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरने लगे। परेश की माँ ने बाहर से लड़के के द्वारा कहलाया, माँ जी 3 बज गए हैं। परंतु यह सुनकर दयाल बेचैन हो उठे और नहाने खाने के लिए प्यार से अनुरोध करके उसका मुंह ऊपर उठाने की कोशिश करने लगे। आंखें पोंछकर विजया उठ बैठी और किसी की ओर देखे बिना सीधी बाहर चली गई। फिर नरेंद्र से बोले, नरेंद्र, तुम्हारा भी तो स्नान भोजन अभी तक नहीं हुआ है? नहीं,
नरेंद्र ने न जाने क्या सोचते सोचते मुंह उठाकर कहा। दयाल ने कहा, तो फिर मेरे साथ घर चलो। चलिए, कहकर वह उठ खड़ा हुआ और दयाल के साथ कमरे से निकल आया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इस कहानी के अंतिम भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।